Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In this video, I am going to discuss the applications of Nernst equation. इससे पहले की वीडियो में मैंने Nernst equation, उसका डेरिवेशन, रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो Nernst equation है दैट बेसिकली shows the relationship between electrode potential and the concentration of the electrolyte solution, और उसी से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF की कैलकुलेशन करते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन में हम डिफरेंट कंडीशंस की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल. कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल. कई बार हमें सेल पोटेंशियल में एक टर्म स्पेसिफाइड दे दी जाती है विच इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो पहले मैं इसी को समझा रही हूँ कि व्हाट इज ईएमएफ, और उसे हम सेल पोटेंशियल की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं. तो जो टर्म मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इज ईएमएफ. आप सबने इसका नाम सुना होगा. इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से. दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल. बेसिकली इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. अब ये किन दो इलेक्ट्रोड्स की बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनोड और कैथोड की. यही दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं. तो सपोज करो अगर हमें ई सेल यानी कि ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. और अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना हो तो हम पोटेंशियल किसको कह रहे हैं? ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसको हम लिख सकते हैं ई आर दैट इज राइट RIGHT माइनस ई लेफ्ट LEFT. अब ये ई राइट और ई लेफ्ट को हमने कैथोड और एनोड की फॉर्म में रिप्लेस किया. इसका क्या मतलब है इसको भी अभी मैं समझाऊंगी. बट अगर सपोज मुझे इस ईएमएफ को स्टैंडर्ड ईएमएफ की फॉर्म में लिखना हो, यानी पहली टर्म तो मैंने लिखी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ई सेल, लेकिन अगर मुझे इसे लिखना हो स्टैंडर्ड कंडीशंस की फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल से. इस ई नॉट सेल के लिए हमारे पास अब जो E होगा यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड की फॉर्म में, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होगा. यानी उसको हम मेंशन कर सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट. अब ये राइट और लेफ्ट कहाँ से आते हैं? ये राइट और लेफ्ट आते हैं हमारे किसी भी सेल के स्ट्रक्चर से, यानी उस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें या जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो एक एनोडिक मेटल डिप्ड होती है एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर. ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये दो पैरेलल लाइन हम शो करते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए, ये कनेक्टेड होता है कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट के साथ. कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, और इस कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी दूसरी मेटल कैथोड. अब ये हमारे सेल की सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है जिसमें एनोड से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और कैथोड से एनोड की तरफ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. ये एक सेल का स्ट्रक्चर होता है कि हम सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल हो M1
जिसको हमने एनोड के लिए लिखा कि ये मेटल है M1, तो ये मेटल अपने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 एक्वस। ऐसे ही ये मेटल अगर M2 है तो ये अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होगी, जिसको हम लिख सकते हैं M2 एक्वस। ठीक, तो ये तो हुई सेल की रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि सॉल्ट ब्रिज से लेकर और इधर तक का जो पोर्शन है ये लेफ्ट पोर्शन है, और इस लेफ्ट पोर्शन में क्या है, हमारे पास एनोड है, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारे पास है राइट, RIGHT, और इस राइट पोर्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर है कैथोड। तो हम अपनी जो स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू लिख रहे हैं E कैथोड माइनस E एनोड, तो कैथोड किस साइड है, राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको लिखा E0R माइनस E0L। तो दिस E सेल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू है कैथोड एनोड राइट लेफ्ट, तो राइट साइड डिनोट्स द कैथोडिक रीजन एंड लेफ्ट साइड डिनोट्स द एनोडिक रीजन। अब इस राइट और लेफ्ट के बेसिस पर हम आते हैं अपने मेन पार्ट एप्लीकेशन पर, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो अगर हमें किसी भी दिए हुए सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मान लीजिए यही हमारे पास एक सेल है जिस सेल की कंसंट्रेशन, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मान लिया C1 दी गई है और कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मान लिया C2 दी गई है। तो अब इस कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैसे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं E सेल will be equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log C1 concentration divided by C2 concentration। तो C1 क्या है, concentration of anodic electrolyte and C2 is the concentration of cathodic electrolyte। इस तरीके से अगर हमें दोनों concentrations given हैं तो हम किसी भी दिए हुए सेल के लिए सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस सेशन में हम E सेल की जगह सिंपल E भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर हम इसको E सेल लिख रहे हैं तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। तो अगर हमें क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में दो अलग अलग कंसेंट्रेशंस दी गई हैं तो हम इस तरीके से सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। C1 इज द concentration of anodic electrolyte। आपको यही याद रखना है कि हमें ऊपर जो कंसंट्रेशन रखनी है वो एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट की रखनी है, और सेकंड वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इसको अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हमें दी होंगी न्यूमेरिकल में उसको प्लेस करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। नाउ मूविंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K स्मॉल c से। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, प्रोडक्ट की फॉर्म में स्मॉल c कैपिटल C एंड स्मॉल d कैपिटल D। तो इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेंशन कर देते हैं वेयर Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है EQ। अब अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम अपनी इस दी हुई इक्वेशन पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यानी बाय नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं हमारे पास, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हो गए।
अब ये जो पूरी टर्म हमने यहाँ लिखी, इस पूरी टर्म को हम इस Kc से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस Kc की वैल्यू हम ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। और अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है उसे हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर रहे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम जो डिफरेंस हमारे पास होगा वो कितना होगा, जीरो, यानी जो ये सेल पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ई सेल इज जीरो। अगर ई सेल जीरो है तो इस जीरो को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है अपने इस Kc की। तो इस Kc की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। तो बाय रीअरेंजिंग हमें क्या मिल जाएगा, log Kc इज इक्वल टू n, ऊपर चला जाएगा ये वाला n। ऐसे मान सकते हैं कि हम अपने इतने इस पूरे पोर्शन को एक साइड ले गए इक्वल के, और उसके बाद हमने n को और 0.0591 को रीअरेंज कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास आई n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। तो इस तरीके से हम log Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस दी हुई वैल्यू का एंटी लॉग लेने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Kc की। ये किस टाइम की कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है तो हम अपने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। हमें ये पूरा रीअरेंजमेंट शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमने ये यहाँ से यहाँ तक किया है। बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है वो जीरो के इक्वल होता है। तो जीरो के इक्वल होने पर जब हम नर्स्ड इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो वो नर्स्ड इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड विद द हेल्प और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर formula we can calculate the value of equilibrium constant. So this is the second application. Now moving to the third part or third application, that is to find the concentration of one ionic species in a cell if the concentration of other is known। एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, दूसरे की हमें निकालनी है। स्पीशीज कह लें या इलेक्ट्रोलाइट कह लें, तो जो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन में यूटिलाइज हुआ है सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log C1 अपॉन C2। तो हमारा सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर भी। अब इस सेम फॉर्मूले में हमें बाकी सब कुछ गिवन होगा, यानी हमें कोई एक कंसंट्रेशन गिवन होगी और दूसरी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करके अपना थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सेम एज फॉर फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हमें pH कैलकुलेट करना हो तो हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ लॉग। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं माइनस लॉग H प्लस विल बी इक्वल टू pH। तो हमें क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना होगा, बस जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है C1 और C2 की, उसमें से कोई एक कंसंट्रेशन हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की फॉर्म में होगी, जिसको हम अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ड इक्वेशन, जिसमें पहला एप्लीकेशन हमारा था सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना। उससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज EMF। तो सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, this is the formula log Kc is equal to n E naught cell upon 0.0591. Same as to find out the concentration, we have to use the
फर्स्ट फॉर्मूला, और ऐसे ही फोर्थ एप्लीकेशन पीएच के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस हमें क्वेश्चन में जो एक कंसंट्रेशन है वो हमें गिवन होगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रेस्पेक्ट में हम अपने सारे एप्लीकेशंस के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। So if there is any query or any suggestion, you can write down in comment box. Thank you so much everyone.